सभी को सुप्रभात। आइए, ओझा जी की हिंदी कक्षा में आपका पुनः एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने वर्ण विचार भाग 1 में स्वरों के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम आपको व्यंजनों के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और वीडियोस आपके लिए ला सकें। तो हम लोग बात करते हैं व्यंजनों की। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा। व्यंजन वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात इस तरह कहें, जिन वर्णों को हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजन की परिभाषा है, जो 33 है संख्या में, परंतु संयुक्त व्यंजनों को मिला लिया जाए तो 39 हो जाते हैं। अब हम जानते हैं कि व्यंजन किस तरह से लिखे जाते हैं। व्यंजनों को लिखने के दो तरीके। एक तो है स्वर युक्त व्यंजन लिखना, स्वर के साथ व्यंजनों को लिखना। तो उसके लिए सामान्य तौर पे हम जैसा लिखते हैं का, खा, गा, घा आदि, वैसे लिख देते हैं। परंतु जब हमें स्वर रहित व्यंजन लिखने होते हैं तो हम व्यंजनों के नीचे हलंत लगा देते हैं, तो वो स्वर रहित हो जाते हैं। परंतु उनका उच्चारण करना आसान कार्य नहीं है स्वर रहित व्यंजनों का। तो उच्चारण में तो स्वर हमें बोलने ही पड़ेंगे, परंतु जहाँ पे लिखना होता है, अगर हम स्वर रहित व्यंजनों को व्यक्त करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम हलंत का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको कोशिश करता हूँ पुस्तक से जोड़ने की। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे स्वर रहित व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं। का, प, म, रा आदि लिखे हुए हैं। और स्वर सहित व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, ये देखिए। का, प, म, रा जब स्वर रहित थे, इनमें हलंत लगाया गया था, और जब ये स्वरयुक्त हो गए तो हलंत इनका हटा दिया गया। इस तरह ये स्वर रहित व्यंजन और स्वरयुक्त व्यंजन लिखे जाते हैं। इसके बाद व्यंजनों का और जो एक रूप है, आप देखते हैं कुछ ध्वनियाँ हम जो वर्णमाला में हमें नहीं पढ़ाई जाती, परंतु वास्तव प्रयोग में लाई जाती हैं। ड़ा और ढा, जैसे पढ़ाई लिखते हैं तो पढ़ाई में ढा में नीचे बिंदु लगाते हैं। लड़ाई लिखते हैं तो डा में नीचे बिंदु लगाते हैं। तो इन दोनों ध्वनियों का भी प्रयोग चूंकि होता ही है, इसलिए इन्हें भी जानना जरूरी है। तो ये अलग से ध्वनियाँ हैं जो हमारी वर्णमाला के लिए उपयोगी हैं और उसमें शामिल भी हैं। इन्हें विशेष व्यंजन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन के भेद। व्यंजनों के 3 भेद हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष् व्यंजन। ये मुख्य 3 भेद हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्पर्श व्यंजनों के बारे में। स्पर्श व्यंजन वो हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें जिह्वा तथा मुख के विभिन्न अवयवों का प्रयोग करना पड़ता है। मुंह के विभिन्न अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, विभिन्न भागों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया। जैसे पहला है का वर्ग, का, खा, गा, घा, अंगा। फिर है चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। फिर है टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अणा। फिर है ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, मा। तो इस तरह इनकी संख्या 25 हो जाती है। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण करते समय हमें मुख के विभिन्न भागों का प्रयोग करना पड़ता है, विभिन्न अंगों का प्रयोग करना पड़ता है। व्यंजनों का जो दूसरा प्रकार है वह है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन के बारे में
हम जानते हैं तो हमें पता चलता है इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा और मुख के किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। जिह्वा आपके मुख के किसी भाग को स्पर्श ठीक से नहीं करती है, अर्थात ये आपके अंतःकरण से ही, अंदर से ही निकलते हैं, या इन्हें कह सकते हैं कि हमारे नाभि प्रदेश से निकलते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये 4 हैं, या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है, या, रा, ला, वा। अगला प्रकार है ऊष्म व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु तेज गति से मुंह से रगड़ खाती है तथा ऊष्मा पैदा करती है। तो संक्षेप में हम जाने कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है, उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये कौन से हैं? देखिए, शा, खा, सा, हा। जिसे हम मूर्धन्य खा को सा का उच्चारण करते हैं, उसका वास्तव में सा का उच्चारण नहीं होता, उसका उच्चारण खा ही होता है। पहला है तालव्य सा, दूसरा है मूर्धन्य खा, तीसरा है दंती सा और चौथा है हा। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनका नामकरण कैसे हुआ? जो तालव्य सा है ये तालु के स्पर्श से निकलता है। मूर्धन्य खा जो है ये मूर्धा को जिह्वा स्पर्श करते तो निकलता है। दंती सा जो है यह जब जिह्वा दांत को स्पर्श करती है तो निकलता है। ये इनकी तीनों की खासियत। और हा जो है ये ऊष्म व्यंजनों की तरह निकलता है, हा। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन है। आगे आते हैं, देखते हम लोग संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। तो जैसे पहला है छ, कक्षा वाला छ। ये का और मूर्धन्य खा को मिला के बनता है छ। कंप्यूटर कीबोर्ड पर भी ये ऐसे ही लिखा जाता है। त्रा, ता और रा को मिलाकर के ये बनता है। और इसके अतिरिक्त ज्ञा है जो जा और इया को मिला के बनता है। जिसे आप ज्ञान बोलते हो, ज्ञान है वास्तव में उसका उच्चारण होना चाहिए, ज्ञान। स्रा है शा, तालव्य शा और रा को मिला के बनता है श्रमिक, अश्रु। उदाहरण आप देख रहे हैं। तो इस तरह ये आपके 4 जो है हो गए संयुक्ताक्षर संयुक्त व्यंजन। छ जो का और खा, मूर्धन्य खा को मिला के बनता है। त्रा, ता और रा को मिला के बनता है। ज्ञा, जा और इया को मिला के बनता है। स्रा, शा और रा को मिला के बनता है। अब आप संयुक्ताक्षर समझ गए होंगे। अगले हैं द्वित्व व्यंजन। वर्ण विचार का अगला जो भाग है वो है द्वित्व व्यंजन। इसमें जब हम दो व्यंजनों का प्रयोग एक साथ करते हैं, दो समान व्यंजनों के साथ प्रयोग करते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, दा और वा, आधा दा वा, द्वारा। का और ता, त यानी एक साथ हो रहे हैं, एक आधा व्यंजन और एक पूरा व्यंजन, एक स्वरविहीन और एक स्वरयुक्त। तो जब हम स्वरविहीन और स्वरयुक्त का प्रयोग साथ साथ करते हैं हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और उसके अलावा क्या है, द्वित्व व्यंजन थोड़ा सा यहाँ से भटका हुआ है। तो यहाँ पे जो द्वित्व व्यंजन है वो जब एक व्यंजन को 2 बार एक साथ प्रयोग करते हैं, एक स्वर रहित एक स्वरयुक्त। पत्ता, बच्चा, सच्चा, अम्मा, अन्न आदि, ये द्वित्व हैं। जब एक साथ प्रयोग हो रहा है एक व्यंजन का 2 बार एक साथ प्रयोग, एक बार स्वर रहित एक बार स्वरयुक्त। और ये व्यंजन के कुछ अन्य प्रयोग हैं जो एक बार आधा वर्ण आता है, एक बार पूरा आता है, परंतु विभिन्न व्यंजन होते हैं। इसके पश्चात संयुक्त वर्ण जो हैं जो प्रयोग में आ रहे हैं, यद्यपि ये वर्णमाला में कहीं इनका अलग से वर्णन नहीं मिलता, परंतु ये प्रयोग में आ रहे हैं।
जैसे आधा का और ता मिला के भक्त वाला ता बनता है। ये विशेष व्यंजन बन गया है, अलग से बन गया है। मिट्टी में आप जो एक आधे ता का या स्वर रहित टा का प्रयोग करते हैं और नीचे टा लगा देते हैं टा में, तो ये भी अलग ढंग का व्यंजन है। विद्या का द्या, यदि विद्या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी लिखें, दा लिखें, दा में हलंत लगाएं या लिख दें, परंतु ऐसा नहीं लिखा जाता। ये जो आप ये तरीका द्या का देख रहे हैं, ये आजकल प्रयोग में किया जाता है। ब्रह्मा लिखते हैं तो भी आप देख रहे हैं, ब्रह्मा लिखते समय इस तरह का प्रयोग होता है, जिसमें आधा हा और माँ मिलके एक नया वर्ण बन जाता है, ब्रह्मा का माँ। अब जानते हैं रा के प्रयोग के बारे में। रा का अन्य व्यंजनों के साथ संयोग कई प्रकार से होता है। एक में आप देखिए, जब कहते हो आप बोलते हो प्रगति, प्रगति, तो यहाँ जो रा है यह आयुक्त है। प्रगति में रा जो है वह आयुक्त है, तो ऐसे में वहाँ पे रा नीचे लगाया जाता है। प्रगति में रा नीचे लगाया जा सकता है, जैसे क्रम में देखिए यहाँ पे नीचे लगा है, प्रश्न में नीचे लगा है, दरिद्र में नीचे लगा है, क्योंकि रा के साथ आ है और जो उसके साथ जिस व्यंजन के साथ उसका प्रयोग हो रहा है वह स्वर रहित व्यंजन है। प्रश्न, रा में आ निकल रहा है, क्रम, रा में आ निकल रहा है, एक ही प्रयोग है रा का। दूसरा जिसे हम रेफ कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि जब रा किसी व्यंजन के पूर्व आए और अगले वर्ण के ऊपर रेप के रूप में लगता है, किसी वर्ण के पूर्व आए, जैसे कर्म। कर्म में आप देख रहे हैं कि काक तो स्वरयुक्त है परंतु रा स्वरयुक्त नहीं है और माँ से पहले आ रहा है, तो यहाँ पे रेफ बन जाता है, जिसे बोल चाल की भाषा में उड़ंकुरा भी कहते हैं। मर्म, यहाँ पे भी दूसरे वाले माँ के पहले आ रहा है और स्वर विहीन है, तो यहाँ भी रेफ हो गया। अगला प्रयोग है रा का, टा और डा के साथ अगर रा आता है, उसके बाद रा आता है और आयुक्त रा आता है, ट्रक, ड्रम, तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ट्रक में नीचे लगता है और इसका विशेष आकार है, इसका विशेष आकार है। टा जो है रा टा के नीचे लगा है, इसका विशेष आकार है, तो ये अलग ढंग का एक प्रयोग है। फिर आगे देखें, रा के साथ जब उ लगता है तो एक नया वर्ण जन्म लेता है। छोटा उ लगेगा तो इस तरह लगेगा, आप देख रहे हैं ये, और अगर बड़ा उ लगा तो वो उसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाएगा। बड़ा उ लगेगा तो बड़े उ का चिन्ह बनेगा और छोटा उ लगेगा तो छोटे उ का चिन्ह उसके पेट के पास में बन जाएगा। जो रुपया है और गुरु है, गुरु में जो है छोटा उ लगता है और रुपया में बड़ा उ लगता है। आज हमने वर्ण विचार का दूसरा भाग पढ़ा और आशा है आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो आप इसे देखिए, सुनिए, और फिर इसमें जो कहीं छूट गया हो, आपको जो लगता हो, आप उससे फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमियां रह गई होंगी निश्चित रूप से, कोई मनुष्य संपूर्ण नहीं होता इंसान, परंतु मैंने प्रयास किया है कि आपको साधारण सरल भाषा में व्याकरण का मैं सरल ज्ञान दे सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।